और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, निज्जर मामले में भारत सरकार का बेहद कड़ा रुख सामने आया है। कनाडा से उच्चायुक्त को भारत ने वापस बुलाया, कई और अफसरों को भी भारत जल्द वापस बुलाएगा। कनाडा के साथ भारत ने राजनयिक संबंध कम कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा ही नहीं है कि वो हाई कमिश्नर वर्मा को सुरक्षा दे पाएंगे। आरोपों के पीछे ट्रूडो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा, ऐसा कहना है विदेश मंत्रालय का। निज्जर मामले में कनाडा सरकार के बयान पर भारत बेहद सख्त हो चुका है और कनाडा सरकार ने हमारे उच्चायुक्त पर पहले आरोप लगाए थे। इसके बाद बेहद कड़ा रवैया अपनाया है भारत सरकार ने। और भारत सरकार के एक और बड़े एक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। 6 राजनयिक निष्कासित किए हैं कनाडा ने। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित हुए हैं कनाडा से। हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर को निष्कासित किया है कनाडा ने और निज्जर मामले को लेकर के ये एक्शन लिया है कनाडा ने। कनाडा के उच्चायुक्त को भारत ने निष्कासित कर दिया है और ये बड़ा एक्शन आज सुबह कनाडा ने जो बयान दिया था भारतीय उच्चायुक्त के बारे में, उसको लेकर के भारत की सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है 6 राजनयिकों के खिलाफ। और आप देख ही रहे हैं कैसे आज का दिन भारत और कनाडा के बीच अब तक के रिश्तों में सबसे निचले स्तर का है। आज देर शाम भारत ने कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर को विदेश मंत्रालय में तलब भी किया था। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने ऐलान किया कि वो कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत कई राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला रही है। बेहद कड़े शब्दों में दिए एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के चार्ज डी अफेयर्स को यह सूचित किया गया है कि भारतीय उच्चायुक्त और बाकी राजनयिकों को बिना किसी आधार के निशाना बनाना हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की हरकतों ने हिंदुस्तान के डिप्लोमैट्स की सुरक्षा को और भी खतरे में डाल दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने आज ये साफ शब्दों में कहा कि हमें कनाडा की सरकार पे इतना भी भरोसा नहीं कि वो हमारे राजनयिकों को सुरक्षित रखने का अपना कमिटमेंट पूरा कर पाएगी। बड़ी बात तो यह है कि भारत के बयान से कुछ ही मिनटों पहले खालिस्तानी चरमपंथी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने एक और धमकी भरा बेहद विभत्स वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की तस्वीर पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उनके पुतले को इस तरह से जलता दिखाया गया मानो कि रावण दहन हो रहा। भारत और कनाडा के राजनयिक रिश्तों में यह तल्खी आज उस वक्त सुबह शुरू हुई जब 2:04 पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। क्या था इस बयान में? उसे देखकर हर कोई ये तो मानेगा कि भारत ने कनाडा को जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बयान की पहली लाइन ही कनाडा के पीएम और उनकी मंशा को बेनकाब करने वाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिखा, हमें कल कनाडा से एक डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन यानी कि राजनयिक संदेश मिला। इस संदेश में कहा गया है कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उनके देश की एक जांच से जुड़े मामले में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब इस पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट को आप आसान शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं जो वो लोग हैं जो जांच के दायरे के भीतर हैं। ये बिना सिर पैर वाली बात है, क्योंकि मामला आखिर है क्या ये तो कनाडा ने कहीं भी नहीं बताया। अगर इरादा साफ होता, सबूत होता, तो ये बताना चाहिए कि किस केस में कनाडा में तैनात हमारे उच्चायुक्त और राजनयिक उनकी डिक्शनरी के मुताबिक पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आ रहे हैं। कनाडा ने बताया भले ही ना हो, लेकिन यह साफ है कि मामला खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या से ही जुड़ा है। ऐसे में भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने इन आरोपों को ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा और वोट बैंक की राजनीति करार दिया। विदेश मंत्रालय के बयान का एक एक शब्द कनाडाई प्रधानमंत्री के एजेंडे को पर्दाफाश करने वाला है। इसमें दूसरा पैराग्राफ देखिए, इसमें साफ लिखा गया है, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद हमारी तरफ से यानी कि भारत की तरफ से कई अनुरोधों के बावजूद कनाडाई सरकार ने एक भी सबूत इस मामले को लेकर हमसे साझा नहीं किया है।
जाहिर है कनाडा के फिजूल आरोप जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति है। स्टेटमेंट में आगे लिखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो का भारत के प्रति विद्वेष लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है, चूंकि ट्रूडो सरकार कनाडा की राजनीति में विदेशी दखल को नजरअंदाज करने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही है, ऐसे में नुकसान को कम करने की कोशिश में उनकी सरकार ने अब जानबूझकर भारत को इस विवाद में घसीट लिया है। बिना किसी लाग लपेट के विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया कि यह कोई संयोग नहीं है कि यह सब एक ऐसे समय पर हो रहा है जब पीएम ट्रूडो को विदेशी दखल पर एक आयोग के सामने बस कुछ ही घंटों में पेश होना है। जाहिर है कनाडा का नया कदम भारत विरोधी अलगाववादी एजेंडों को भी बढ़ावा देता है, जिसे ट्रूडो सरकार संकीर्ण राजनीतिक फायदे यानी कि वोट बैंक के लिए लगातार आगे बढ़ाती है। चौथे पैराग्राफ, इसी स्टेटमेंट के चौथे पैराग्राफ को देखिए। इसमें कनाडा को आईना दिखाते हुए कहा गया है, ट्रूडो सरकार ने जानबूझकर हिंसक चरमपंथियों और आतंकियों को कनाडा में पनाह दी है ताकि भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं यानी कि कम्युनिटी लीडर्स को परेशान किया जाए, उन्हें डराया जाए, उन्हें धमकियां दी जाए। इसमें भारतीय राजनयिकों और नेताओं को मौत की धमकियां लगातार मिलती हैं। इसके बावजूद कनाडा ने वहां रह रहे आतंकियों और अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग की लगातार अनदेखी की है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि कनाडाई पीएम ट्रूडो ये सब अपने वोट बैंक के फायदे के लिए कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के एक बयान में एक बार नहीं बल्कि दो बार इस शब्द का इस्तेमाल है। ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि मुझे याद नहीं कि किसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में इस तरह का इल्जाम कभी पहले लगाया गया हो। लेकिन मैं आपको इस कनाडाई वोट बैंक के बारे में डिटेल में बताऊं उससे पहले क्या आपको मालूम है कि अभी हफ्ते भर पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कैसी बचकाना हरकत की थी। ट्रूडो ने दावा किया कि लाओस में जब आसियान समिट हो रहा था तो उसके इतर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों में छोटी सी बातचीत भी, ऐसा उनका दावा था। बाकायदा उनका यह बयान कनाडाई न्यूज चैनल सीबीसी पर दिखाया भी गया, लेकिन इसमें ट्रूडो ने यह नहीं बताया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात क्या हुई। कनाडा के पीएम ने बस इतना सा कह दिया कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हमें कुछ काम करने की जरूरत है। ट्रूडो ने अपने बयान में कनाडा के लोगों की सुरक्षा और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का जिक्र किया। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसे सुनकर आप चौंकेंगे भी और हंसेंगे भी, क्योंकि ट्रूडो साहब ने अपनी मीडिया के सामने जिस मुलाकात का जिक्र किया वो असल में हुई ही नहीं, क्योंकि लाओस में ट्रूडो और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग ना तो हुई, ना उसकी कोई तस्वीर सामने आई और ना ही उसका वीडियो किसी ने देखा। इस पर सरकार के सूत्रों ने भी साफ किया कि लाओस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रूडो की कोई ठोस बात नहीं हुई। एएनआई को सरकारी सूत्रों ने बताया कि हमें उम्मीद है कि कनाडा की धरती पर भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी और वहां से भारत के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की वकालत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो से मुलाकात की ही नहीं, फिर आखिर ये पूरे ड्रामे का मतलब क्या है? ये दावा क्यों किया गया कि दोनों के बीच में समिट से इतर कोई बातचीत हुई? इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। यह घटना है 11 अक्टूबर की, जब आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लाउंज से डाइनिंग वेन्यू की तरफ जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर, ऐसा एक अखबार की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि पहले से ही घात लगाकर ट्रूडो बैठे हुए थे और वो उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें क्लियर कह दिया कि यह समय और जगह बातचीत का नहीं है। सच तो यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो से हाथ तक नहीं मिलाया, लेकिन ट्रूडो ने अपने देश की मीडिया में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात और बात का दावा कर दिया। हकीकत तो यह भी है कि ट्रूडो ने मोदी का पीछा जानबूझकर किया, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही उन्हें कनाडा के चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थानों में विदेशी दखल की जांच करने वाली समिति के सामने पेश होना है। इससे पहले उनकी विदेश मंत्री मेलेनी जोली इस समिति के सामने पेश हो चुकी है और सबके सामने किसी भी कीमत पर भारत की सरकार को घेरने का इरादा जता चुकी है। जाहिर सी बात है कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने यह पूरा ड्रामा अपने को बचाने के लिए
अपने देश की समिति का ध्यान भटकाने के लिए और खास तौर पर उस वोट बैंक के लिए किया है जो उनके सत्ता में बने रहने और अगले चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। अब मैं आती हूं उस वोट बैंक पर इसको समझने के लिए आपको एक तस्वीर देखनी जरूरी है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जस्टिन ट्रूडो के साथ जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका नाम है जगमीत सिंह। वो पंजाबी मूल का एक खालिस्तानी समर्थक है और कनाडा की राजनीति में एक बड़े नेता माने जाते हैं। जगमीत सिंह कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी के नेता हैं। 2021 के चुनाव में जगमीत सिंह की पार्टी को 24 सीटें मिली थी, जबकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बहुमत के जरिए 170 से कम यानी कि 156 सीटें ही मिली। ऐसे में सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस समझौते के तहत खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी ने ट्रूडो को समर्थन दिया, तब जाकर ट्रूडो सरकार बन पाई। लेकिन पिछले महीने ही एनडीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में अब ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई है। इतना ही नहीं, पीएम ट्रूडो के लिए नई मुसीबत उनकी ही लिबरल पार्टी के सांसदों ने खड़ी कर दी है, क्योंकि पार्टी के करीब 20 सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए एक समझौता किया है। इन दोनों घटनाओं से साफ है कि ट्रूडो की कुर्सी खतरे में है। ऐसे में उन्होंने कनाडा के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और एनडीपी के अलावा भी कट्टरपंथी वोट पाने के लिए भारत के साथ रिश्ते को ताक पर रख दिया है। जस्टिन ट्रूडो कुर्सी प्रेम में भारत विरोधी कदम उठाने से बाज नहीं आ रहे। इसका एक और उदाहरण 2018 में तब सामने आया था। किस तरीके से वो कट्टरपंथी वोट को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, ये 2018 में ही साफ हो गया था। भारत में कनाडा के तत्कालीन उच्चायुक्त नादिर पटेल ने जस्टिन ट्रूडो के स्वागत में डिनर पार्टी दी थी और उस पार्टी में खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल को भी न्योता दिया गया। अटवाल की ट्रूडो की पत्नी के साथ एक तस्वीर भी सामने आई थी, जो आप अपनी स्क्रीन में अभी देख रहे हैं। हालांकि विवाद होने पर अटवाल का न्योता रद्द तो कर दिया गया। बाद में कनाडाई पीएम ने इस पर खेद भी जताया। आपको याद दिला दे कि खालिस्तानी आतंकी अटवाल को 1986 में पंजाब के मंत्री मिल्कियत सिंह सिद्धू की हत्या की कोशिश का दोषी पाया गया था। उसे 20 साल की सजा भी सुनाई गई थी। 2018 के भारत दौरे पर तब पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो को 9 खालिस्तान समर्थक आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी, लेकिन ट्रूडो सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसे लेकर पिछले साल ही 23 सितंबर को अमरिंदर सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा। ट्रूडो के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का अहम पड़ाव खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है। निज्जर की 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या की गई थी। इस केस में कनाडा की जांच एजेंसी ने 3 भारतीय आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन कनाडाई पीएम ट्रूडो ने पिछले साल ही 23 सितंबर को संसद के अंदर इसे लेकर भारत सरकार पर आरोप लगाया। ट्रूडो ने आरोप तो लगा दिया, मगर अब तक एक भी सबूत आधिकारिक तौर पर पेश नहीं किया गया है। निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अधिकारियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला निशाना बनाया जा रहा है। कई जगह गुरुद्वारों पर पोस्टर लगाए गए हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक किए गए, लेकिन ट्रूडो सरकार ने इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक्शन तो छोड़िए, कोई स्टेटमेंट तक देना जरूरी नहीं समझा। भारत सरकार ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ये कहा है कि कनाडा निज्जर हत्याकांड में सबूत दिखाए, लेकिन ट्रूडो सरकार ने कोई सबूत नहीं दिखाया है। भारत सरकार ने कई बार यह भी कहा कि आप किसी भी अधिकारी के शामिल होने का सबूत दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ट्रूडो सरकार ने वो भी सबूत मुहैया नहीं कराया। और अब ट्रूडो है कि अपने एक वोट बैंक के लिए, कुछ कट्टरपंथियों को अपनी साइड लाने के लिए डिप्लोमेसी के उसूलों को भी दरकिनार कर रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो दो देशों के रिश्तों और नागरिकों के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। वैसे ट्रूडो के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं, क्योंकि वो खालिस्तान समर्थकों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं, तो उनके विरोधी पियर पॉलिवर कनाडाई हिंदुओं संग नवरात्रि मनाकर उनका दिल जीतने में जुटे हुए हैं। और अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की,
जिसमें आज अरब में रूस और अमेरिका के बीच शुरू हुई हथियारों की जंग देखेंगे। पेंटागन ने इजरायल को पेंटागन के परमाणु केंद्रों पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ईरान के पलटवार से इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड इजरायल को दे रहा है। थाड के साथ साथ अमेरिका की सेना भी इजरायल पहुंच रही है। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु केंद्रों की सुरक्षा के लिए रूस के S-400 तैयार हो गए। ईरान ने भी इजरायल पर तीसरी बार मिसाइल स्ट्राइक के लिए अपनी सबसे नई मिसाइल खैबर शिकन 2 की तस्वीर जारी की है। इसलिए अब देखिए रूसी बारूद, अमेरिकी कवच, ईरान इजरायल के गॉडफादर। अब ये युद्ध सिर्फ हमास और इजराइल का नहीं रहा। अब इस युद्ध का दायरा इजराइल और लेबनान से बहुत आगे बढ़ गया है। अब इस युद्ध में आमने सामने सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं, अब मध्य पूर्व और अरब की जमीन पर दुनिया की दो सुपर पावर लड़ रही है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस। अरब रणभूमि बना हुआ है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सबसे शक्तिशाली हथियार आमने सामने आ गए हैं। ये युद्ध अब विनाश की सारी सीमाएं तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। हमास, हूती, लेबनान, सीरिया, ईरान और कम से कम 12 मिलिशिया संगठन। इजराइल के ये सभी दुश्मन अपनी घातक मिसाइलों और रॉकेट की बारिश करके पूरे यहूदी मुल्क को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 ईरान एक साल में इजराइल पर 2 बार मिसाइल स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन हर बार इजराइल के अभेद्य सुरक्षा कवच ने उसे भस्म होने से बचा लिया। अब तक आयरन डोम इजराइल को रॉकेट की बारिश से बचाता रहा है। इजराइल एयर डिफेंस की मिडिल लेयर डेविड स्लिंग और टॉप लेवल डिफेंस सिस्टम एरो 2 ने इजराइल को ईरान की इमाद, गदर और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचाया। अब इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड को इजराइल में तैनात कर रहा है। अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, तो इजराइल ने ईरान को कभी नहीं भूलने वाली कीमत चुकाने की चेतावनी दी थी। कहा था कि इजराइल ईरान पर हमले की तारीख खुद तय करेगा। नई खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमले की तारीख चुन ली। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि पेंटागन ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल कभी भी ईरान को दहला सकता है। पहला हमला ईरान के परमाणु केंद्रों पर होगा, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है अगर इजराइल हमला करता है तो अरब में परमाणु युद्ध का अलार्म बज जाएगा। इजराइल को इस बात का भी अंदाजा है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान पूरी ताकत से तीसरी बार हमला करेगी, और इस बार न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी आशंका है। अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम थाड दे दिया है। तो दूसरी तरफ ईरान ने अपने एटॉमिक केंद्रों और एयरबेस के आसपास रूस के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।
पेंटागन ने इजरायल को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया। थार्ड अमेरिका का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है और S-400 रूस का सबसे भरोसेमंद रक्षा कवच। मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसमें लड़ तो इजरायल, हमास, लेबनान और ईरान रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला रूस और अमेरिका के हथियारों के बीच है। देखिए, अगर अरब में थार और S-400 के बीच ताकत की जंग हुई तो जीतेगा कौन? लॉन्चर नंबर 1, लॉन्चर नंबर 2, लॉन्चर नंबर 3, लॉन्चर नंबर 4। यह अमेरिका का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड है। लॉन्चर से लॉन्च होती मिसाइल तो देख ली, अब यह भी देखिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब थार्ड से निकली मिसाइल जमीन से 150 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ रही दुश्मन की बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल से टकराती है तो क्या होता है। जमीन से सिर्फ नीली या सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि जमीन से बहुत ऊपर ही बैलिस्टिक मिसाइल खाक हो जाती है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि वो इजराइल की रक्षा के लिए थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन्हें चलाने के लिए अमेरिका के 100 सैनिक भी इजराइल भेज रहा है। यानी अब तक अमेरिका इजराइल को सिर्फ हथियार दे रहा था, पहली बार अमेरिका के सैनिक भी इजराइल की तरफ से लड़ने पहुंच रहे हैं। थर्ड दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जो खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार उपकरण होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के पास 7 थर्ड बैटरियां हैं। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरे इजराइल की रक्षा के लिए थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर यानी सिर्फ एक बैटरी ही काफी है, और यह बैटरी इजराइल तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर जरूरत हुई तो इजराइल को थर्ड की और भी बैटरी तुरंत मिल सकती है। 2019 में सऊदी अरब में तेल के कुओं पर ईरान ने हमला कर दिया था। तब अमेरिका ने सऊदी अरब के तेल टर्मिनल की सुरक्षा के लिए जो मिसाइल डिफेंस भेजा था उसमें थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल था। लेकिन इजराइल तक अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंचने की खबर के बाद ईरान ने 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी सबसे नई खैबर शिकन 2 मिसाइल की तस्वीर जारी की। ईरान का दावा है कि उसकी नई खैबर शिकन 2 मिसाइल आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और अमेरिका की थर्ड समेत किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने इजराइल को थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो लंबी दूरी की अपनी सबसे नई खैबर शिकन मिसाइल से हमला करेगा और अरब में अमेरिका के ठिकानों को तबाह कर देगा। तो क्या ईरान 2019 की तरह सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल कई बार ईरान के परमाणु फैसिलिटी और सीक्रेट मिसाइल सुरंगों पर बम बरसाता रहा है। अमेरिका, सऊदी अरब और इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम बनाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान एटम बम बनाने के इतना करीब पहुंच गया है कि अब वो किसी भी दिन दुनिया को न्यूक्लियर सरप्राइज दे सकता है। इसलिए ये तय है कि पेंटागन के ग्रीन सिग्नल के बाद सबसे पहले हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही होगा। लेकिन इस बार ये हमला आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की सुरक्षा रूस का कवच कर रहा है।
ईरान से इजराइल का सबसे करीबी बॉर्डर 997 किलोमीटर दूर है। ईरानी सेना के पास 20 तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिनमें से 9 अलग अलग श्रेणी की ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान से इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। इनमें कुछ मिसाइलें 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। यानी ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं, अरब देशों में मौजूद अमेरिका के बेस भी हैं। लेकिन अब इजराइल के जवाब की बारी है। इसीलिए पेंटागन ने इजराइल को ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इजराइल ने अमेरिका के इशारे पर ईरान के न्यूक्लियर टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिसमें इस्फहान और फोर्दो का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि मोसाद ने रिपोर्ट दी थी कि इन्हीं दो सेंटर पर ईरान परमाणु बम बनाने का काम कर रहा है। लेकिन ईरान तक पहुंची इजराइल की मिसाइलों, फाइटर जेट्स या ड्रोन का सामना इस बार रूस के S-400 से होगा। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। S-400 की शक्ति यह है कि इसके रडार 600 किलोमीटर की रेंज में एक साथ 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर तक दूर किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं। S-400 की एक बैटरी में 12 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर एक साथ 3 मिसाइलें दाग सकता है। यानी S-400 की एक बैटरी से एक ही बार में 36 टारगेट को एक साथ मार गिराया जा सकता है। S-400 ये तय कर सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद कुछ दूरी पर या करीब आने पर S-400 की लोकेशन बदलना बहुत आसान है। इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अब ईरान में तैनात रूस के S-400 और इजराइल पहुंचे अमेरिका के थार्ड डिफेंस सिस्टम तय करेंगे कि जंग में पूरा अरब चलेगा या ये दोनों डिफेंस सिस्टम इजराइल और ईरान को भस्म होने से बचा लेंगे। परवाह देश की में आप तीसरी खबर उस गैंगस्टर से जुड़ी हुई है जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सबसे टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। जी हां, इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये कुख्यात गैंगस्टर पिछले कुछ दिनों में अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बन गया है। सवाल उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई ने किसको मैसेज दिया है और क्या मैसेज दिया है। 700 शूटर वाले लॉरेंस गैंग का 10 से ज्यादा राज्यों में आखिर नेटवर्क फैला कैसे, और क्या लॉरेंस बिश्नोई अब दूसरा दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? क्या हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी की तरह ही अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है? अंडरवर्ल्ड में कभी डी गैंग की दहशत थी, मुंबई में कभी दाऊद के नाम की तूती बोलती थी। वक्त बदला और एक नए नाम ने दाऊद की तरह ही दहशत मचानी शुरू कर दी। इस गैंग का सरगना है लॉरेंस बिश्नोई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से होने लगी है। कहा जा रहा है कि क्राइम करने का तरीका भी वही है, डी गैंग जैसा। गैंग को ऑपरेट करने का मॉडल भी वही है, दाऊद के गैंग की तरह। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर ठीक वैसे ही हुआ जैसे कुछ समय पहले तक दाऊद के गैंग के गुर्गे करते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने से एजेंसियां हैरान हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारनामे दाऊद इब्राहिम की याद दिलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी डी गैंग की राह पर चलता दिख रहा है। जो डी गैंग नहीं कर पाया वो काम अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कर रहा है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाकर वो ये बताना चाहता है कि वो कहीं भी
और किसी को भी मार सकता है। वो जानते हैं दाऊद इब्राहिम और दूसरे गैंग जो है छोटा राजन वगैरह अरुण गौली, वो उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में थे। तो एक तरफ का वैक्यूम हो गया, वैकेंसी है यहाँ पे। उसके पहले आप देखेंगे एक पैटर्न आप देखते हैं कि सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग किया, जिससे वजह से बॉलीवुड के अंदर दहशत उसने निर्माण किया है। और अभी बाबा सिद्दीकी का खुलेआम गेम करने के बाद ये साबित करना चाहते हैं कि आई एम द न्यू डॉन। लॉरेंस बिश्नोई की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से होने लगी है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को ठीक उसी तरह चला रहा है जिस तरह से दाऊद इब्राहिम चलाता आ रहा है। आखिर बार बार क्यों लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को चुनौती दे रहा है? क्या इसके मायने ये हैं कि बिश्नोई और उसका क्राइम सिंडिकेट अब ये बताना चाहता है कि नया दाऊद और मुंबई का नया क्राइम किंग लॉरेंस बिश्नोई है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर भी ऐसे कांड कर चुका है कि उसकी तुलना दाऊद से की जाने लगी है। वो सलमान खान को मारने की धमकी कई बार दे चुका है, यहाँ तक कि लॉरेंस सलमान के घर पर फायरिंग तक करवा चुका है। कई हाई प्रोफाइल लोग लॉरेंस के निशाने पर हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसे उसने कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ के जरिए अंजाम दिया। इसके बाद लॉरेंस के इशारे पर करणी सेना के अध्यक्ष सुखवीर सिंह गोगामेड़ी के मर्डर में भी लॉरेंस गैंग का हाथ बताया जाता है। किसी समय इसी तरह के हाई प्रोफाइल लोगों को टी गैंग भी अपने निशाने पर लेता था और उनकी सुपारी देता था। एनआईए की चार्जशीट से साफ पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट पूरे देश में ठीक उसी तरह से फैला है जैसा कि 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। बॉलीवुड में भी लॉरेंस बिश्नोई कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है, जिस तरह से कभी डी कंपनी 1990 के दशक में फिल्मी सितारों को टारगेट किया करती थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर किए गए पोस्ट में भी दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। इसके पहले गोल्डी बराड़ ने भी दावा किया था कि मौका मिले तो उसका गैंग दाऊद इब्राहिम को मार डालेगा। तो क्या मुंबई में दहशत फैलाकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग दाऊद के साम्राज्य पर कब्जा जमाना चाहता है? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ा सवाल बन गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग महाराष्ट्र को क्यों टारगेट कर रहा है। मायानगरी यानी मुंबई के साथ अंडरवर्ल्ड का बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार से लेकर दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलीम, छोटा राजन और अरुण गावली जैसे गैंगस्टर मुंबई में गैंग चलाते रहे हैं। मुंबई में गैंग वॉर के किस्से बहुत पुरानी हकीकत है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मायानगरी में एक बार फिर गैंग वॉर की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ये जो ट्रेंड उसने शुरू किया है कि बॉलीवुड और पॉलिटिशियन को टारगेट करने का, अगर ये चलते रहा तो बहुत ही सीरियस उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है बॉम्बे की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए। और यहाँ का जो इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड है, सबके ऊपर एक ज़माने में ऐसा था कि भाई लोग फ़ोन करके धमकी देना बिल्डर्स को, पैसा वसूली करना, सेम पैटर्न दोबारा हो सकता है बॉम्बे में। एक बहुत बड़ा संकेत है बॉम्बे के लिए। कहा जा रहा है कि दाऊद गैंग के ज्यादातर बड़े गुर्गों के मारे जाने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड की उस कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहता है, जिसके लिए लॉरेंस गैंग हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके दाऊद की तरह ही दहशत कायम करना चाहता है। महाराष्ट्र के 3 जिलों से कैसे जुड़े हैं सिद्दीकी शूटआउट के तार? क्या पंजाब की जेल से बाबा सिद्दीकी की शूटआउट का ऑर्डर आया था या फिर गुजरात के साबरमती जेल से इस शूटआउट का ऑर्डर दिया गया था? लॉरेंस बिश्नोई के शूटर किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देने के लिए मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कभी डी कंपनी के शूटर पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर डालकर अपराध को अंजाम देकर भागने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक इसी तरह बाबा सिद्दीकी पर भी
शूट आउट करने के लिए आए शूटरों ने मिर्च पाउडर लेकर आए थे और उसे उन्हें इस्तेमाल करना था। हालांकि हड़बड़ाहट में वो मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर पाए और सीधे उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में हर तार लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन को साबित कर रहा है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की गुत्थी 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। क्राइम ब्रांच की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि धर्मराज कश्यप और शिव कुमार के हैंडलर दोनों लॉकर बंधु ही थे, जिनके निर्देश पर सिद्दीकी शूट आउट हुआ। लेकिन लॉकर बंधु इस केस की आखिरी कड़ी नहीं है, ये सिर्फ हैंडलर है। इसका मास्टरमाइंड कोई और है। प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद अकोला के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी। बाबा सिद्दीकी पर हुए शूटआउट को लेकर मुंबई पुलिस साफ तौर पर भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने को लेकर अभी जांच की बात कह रही है, लेकिन TV9 को क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस शूटआउट के पीछे कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। क्योंकि जिस तरह से प्रवीण लोकरे की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से प्रवीण लोकरे के भाई शुभम ने फेसबुक पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी बिश्नोई गैंग की तरफ से, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इसमें बिश्नोई गैंग का कनेक्शन है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों शूटर को मोटी रकम देने का वादा किया गया था। शुभम और प्रवीण पुणे से ही जीशान से संपर्क बनाए हुए थे। जीशान इन तीनों शूटर्स का मुंबई में देखरेख कर रहा था। महीने भर की रेकी के बाद शूटआउट का प्लान तय हुआ। जीशान को इस शूटआउट का हिस्सा नहीं बनाना था, ये गैंग ने पहले से ही तय कर रखा था, क्योंकि जीशान पंजाब की क्राइम हिस्ट्री में बड़ा नाम था और बिश्नोई का विश्वसनीय भी। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर ही बाबा सिद्दीकी को शूट किया जाना था। मुंबई के कुर्ला इलाके में आरोपी शूटर किराए पर रह रहे थे। आरोपियों के पास एक बाइक भी थी जिससे वो रेकी किया करते थे। प्रवीण लोकरे और शुभम लोकरे को लेकर क्राइम ब्रांच ने साफ किया है कि ये लोग ऑपरेट कर रहे थे शूटर्स को, यानी कि मुंबई में किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे शूटआउट को अंजाम देना है, उसको लेकर पूरी तरह से जो ऑपरेशन था उसको लेकर प्रवीण लोकरे और शुभम लोकरे ने ही प्लानिंग की थी। इसलिए पुलिस ने इन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया है। साथ ही साथ जिशान अख्तर नाम के जिस शख्स की मुंबई पुलिस तलाश कर रही है वह लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था और वह भी बिश्नोई गैंग का ही शूटर है। कुल मिलाकर जितनी भी कड़ियां अभी तक इस पूरे मामले में सामने आई हैं वह बिश्नोई गैंग से ही ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में इस मामले में आने वाले समय में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आना तय है। एक बात बेहद गौर करने वाली है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के पहले जितने भी शूटआउट करवाए उसमें बाकायदा जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट डाली और बाद में पुलिस तफ्तीश में बिश्नोई गैंग का हाथ उन शूटआउट में सामने आया। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका सिंडिकेट बहुत दूर तक फैला है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो जब तिहाड़ जेल में बंद था तो वहां से भी अपने सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। कुछ समय पहले ही उसे तिहाड़ से गुजरात की जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन हैरानी की बात है कि वहां से भी वो अपने गैंग को वैसे ही चला रहा है, ठीक उसी तरह जैसे डी कंपनी करती थी। लेकिन सवाल है, ये मुमकिन कैसे है? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पैटर्न से लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका काफी मिलता जुलता है। जिस तरह दाऊद ने मारपीट, लूटपाट और फर्जीवाड़े से अपराध की दुनिया में कदम रखा, इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने भी पहले मारपीट और धमकी देकर अपनी दहशत फैलाई। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसने डी कंपनी बनाई। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा किया। दाऊद ने छोटा राजन के साथ मिलकर नेटवर्क बढ़ाया तो लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ काम और लंबी चौड़ी क्राइम कुंडली तैयार की। दाऊद ने हत्या करवाई, आतंकी हमले करवाए, जबकि लॉरेंस ने जेल से मर्डर की सुपारी ली और वहीं से गैंग ऑपरेट करता है। जिस तरह दाऊद ने 500 से ज्यादा गुर्गों का गैंग बनाया,
उसी तरह लॉरेंस के गैंग में भी 700 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। जैसे दाऊद का काम फिरौती और वसूली से फंड जुटाने का था, वैसे ही फिरौती और सुपारी लेकर लॉरेंस ने अवैध कमाई की। दाऊद इधर का लोकल लड़का था, बॉम्बे का। यहाँ के उनके जो गैंग्स के मेंबर्स थे सब इधर के थे, तो हर मेंबर्स का पूरा कुंडली बॉम्बे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पास था। लेकिन इनके लड़के जो है, जो अभी जो 2 पकड़े गए शूटर्स, एक यूपी का है, दूसरा कोई हरियाणा से आता है, दूसरा पंजाब से आता है। इनका जो बैकग्राउंड के बारे में ज़ीरो नॉलेज है बॉम्बे पुलिस को। तो कैसे उनको ट्रेस करे, क्या करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस होता तो आगे कुछ अगर और किसी का गेम होना है उसको लोग रोक सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। मौजूदा वक्त में लॉरेंस के गुर्गे हर जगह फैले हुए हैं। जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में उसका नेटवर्क है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं, जहां उसका गैंग एक्टिव है, जहां उसके एक इशारे पर किसी को भी मार दिया जाता है। इसके अलावा विदेशों में भी लॉरेंस का नेटवर्क काफी फैला हुआ है। कनाडा के साथ साथ अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और दुबई में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग काफी एक्टिव हैं। नौजवानों को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है।